हरियाणा जिले में अवैध रूप से जमा औद्योगिक कचरे में विस्फोट को लेकर दावा किया जा रहा है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के अवैध प्लांट में धमाका, देखिए तस्वीर। अवैध प्लांट में धमाके की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। हरियाणा जिला अवैध रूप से जमा औद्योगिक कचरे में विस्फोट होता रहा। ताइवान से तस्वीरें सामने आई हैं। इंडस्ट्रियल साइट में भीषण धमाके होते रहे और ताइवान वेस्ट प्लांट में ही धमाके से मची तबाही की एक और तस्वीर देखिए। विस्फोट की लहर से 68 घरों को नुकसान पहुंचा। लगातार हो रहे धमाकों के बीच पूरे इलाके में दहशत। दायरा इतना बढ़ गया कि 68 घरों को नुकसान पहुंचा। 25 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दो तस्वीरें साथ आपके सामने। लगातार हो रहे धमाकों के बीच ये खौफ, आसपास मौजूद लोग भाग खड़े हुए। धमाके होते रहे, 25 से ज्यादा गाड़ियां जल गई, 68 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। अब अगली तस्वीर, रूस के समारा में यूक्रेन के बड़े हमले की यह तस्वीर है। लॉजिस्टिक सेंटर पर ड्रोन से अटैक हुआ। 1,35,000 वर्ग मीटर के इलाके में आग फैल गई। आग का ऐसा विकराल रूप जहां पूरे आसमान में कई किलोमीटर दूर तक काले धुएं का ये गुबार। समारा में यूक्रेन की तरफ से किया गया ऐसा हमला जहां लॉजिस्टिक सेंटर में ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। नतीजा 1,35,000 वर्ग मीटर के इलाके में आग। अब डोनेट्स्क में रूस के सैन्य वाहन पर हमले की तस्वीर देखिए। BMP-2 पर सुसाइड ड्रोन से यह अटैक है और इस धमाके के बाद रूसी वाहन में आग लग गई। अब दक्षिणी लेबनान में इजरायल के जबरदस्त हमले की तस्वीर दिखाते हैं। अली अल ताहिर हाइट्स पर मिसाइल वार हुआ। हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को तबाह करने की खबर। दक्षिण लेबनान और इजरायली एयर स्ट्राइक। तैयबे में इजरायली सेना की बमबारी को लेकर दावा किया जा रहा है, जहां इजरायल ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमलों का दावा किया जा रहा है। वहीं इजरायल ने रिहायशी इलाकों में बमबारी कैसे की, अंजाम दिया। हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों के साथ साथ दक्षिण लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई। और अब इटली एयरपोर्ट पर तूफान का कहर देखिए, जहां एयरपोर्ट पर खड़े विमान आपस में ही टकरा गए। तेज हवा में खिलौने की तरह पलट गए। खौफनाक तस्वीरें हैं। तूफान का ऐसा कहर कि रनवे पर खड़े विमान टकराने लगे, यहां तक कि विमान पलट गया। इटली एयरपोर्ट पर तूफान का ये कहर, लोगों ने किसी तरह अंदर जान बचाए रखी, लेकिन बाहर हवा का ये विकराल रूप और आपस में टकराते विमान। और बड़ी खबर है, ताइवान का पहला सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया। उड़ान के दौरान तय रास्ते से रॉकेट भटक गया। खतरा देखते ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिव। उड़ान के दौरान तय रास्ते से भटकते रॉकेट की ये तस्वीरें सामने आई हैं। ताइवान का पहला सैटेलाइट लॉन्च फेल। के तेहरान में धमाके की खबर है। मिलिट्री बेस के नजदीक विस्फोट से मचे हड़कंप की तस्वीर। पहाड़ी इलाके से धुआं उठता दिखा। स्थानीय लोगों ने वीडियो पोस्ट किया। और ईरान के इस्फहान में ही धमाके को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बेरिस्तान इलाके में यह विस्फोट हुआ है। इस धमाके पर IRGC ने दावा किया, इस्फहान में नियंत्रित विस्फोट किया गया।
के खिलाफ सबसे बड़े हमले की चेतावनी, अमेरिका पर भूकंप जैसी कार्रवाई होगी। ईरानी कार्रवाई से वॉशिंगटन कांपेगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई की ये धमकी है क्या? भूकंप से कांपेगा अमेरिका। अमेरिका पर भूकंप जैसी कार्रवाई, ईरानी कार्रवाई से वॉशिंगटन कांपेगा। अब खबर पर एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरानी सुरक्षा काउंसिल के चीफ रिजाई की ये सबसे बड़ी धमकी है। ईरान भूकंप जैसी जोरदार कार्रवाई से जवाब देगा। अमेरिका ने गलती की तो भूकंप जैसी सैन्य कार्रवाई होगी। आज का ईरान युद्ध से पहले वाला ईरान नहीं है। एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान में परमाणु हथियार की मांग उठी है और ईरानी सुरक्षा काउंसिल के चीफ रिजाई ने बड़ा इशारा भी किया। परमाणु हथियार होना ज्यादा कीमती, सैकड़ों F-35 से ज्यादा असरदार न्यूक्लियर वेपन। रिजाई के बयान पर विजन जियो की इस रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। अब ईरान के लिए परमाणु हथियार जरूरी, क्योंकि ईरानी सुरक्षा काउंसिल के चीफ रिजाई का यह इशारा है कि परमाणु हथियार जरूरी है। परमाणु हथियार की क्षमता आधुनिक सैन्य तकनीक से ज्यादा कीमती भी है और सैकड़ों F-35 से ज्यादा असरदार परमाणु हथियार का होना। मौजूदा संघर्ष से परमाणु हथियार की जरूरत भी सामने आई है और ईरान में एक पक्ष अब परमाणु हथियार रखने के पक्ष में है। अब तक ईरान आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार के खिलाफ, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं और उसी के बाद करेंगे एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि ईरान की ये भूकंप वाली धमकी, जिसके बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान की भूकंप वाली कार्रवाई का मतलब क्या है? सवाल ये कि क्या ईरान के न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे दी है, और सवाल ये भी कि कैसे और ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं। सुधाकर सर, सबसे पहला सवाल आप ही से कर रही हूं। यह जानना जरूरी है कि क्या ईरान में लगातार आ रहे भूकंप का इससे कोई कनेक्शन है? ये चार बड़े सवाल। भूकंप वाली कार्रवाई का मतलब क्या है सर? सुरभि, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने इनवाइट किया आपके चैनल, आपके शो के लिए, और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं, मेरा बधाई, और आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल का जवाब में मैं इतना कहूँगा, काबिलियत एक चीज़ है और करके दिखाना, करना अलग चीज़ है। न्यूक्लियर हथियार जो है ये एक वेपन ऑफ डिटरेंस होता है, ना कि कोई ऑफेंसिव वेपन। अगर आप समय के बिंदु को आप ज्वाइन करेंगे, 2015 से लेके 12 दिन की जो लड़ाई पिछले साल समाप्त हुई थी जून के महीने में, तब तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहीं ना कहीं इंट्रूसिव सर्वेलेंस रखा गया था इनके न्यूक्लियर हरकत के ऊपर। लेकिन जून के बाद, जून 2025 के बाद ईरान ने विड्रॉ किया है और तब से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो देखरेख था, सर्वेलेंस था, या मॉनिटरिंग या इंस्पेक्शन की जो उनको एंटाइटलमेंट था, वो नहीं है। तो इनका जो ईरान का न्यूक्लियर हथियार बनाने का एक बोलते हैं ब्रेकआउट टाइम, ये ब्रेकआउट टाइम का जो काबिलियत है, ये 2 से 3 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। और संक्षेप में ये कहूँगा, न्यूक्लियर हथियार के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ट्रिगर मैकेनिज्म, दूसरा होता है डिलीवरी सिस्टम, और तीसरा होता है वॉरहेड। इनके पास कोई भी देश इस किस्म का ट्रिगर मैकेनिज्म होना कोई मुश्किल नहीं है, इनके पास पहले से था। दूसरा, जो डिलीवरी मैकेनिज्म में बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल उनके पास ऑलरेडी है। और तीसरा है जो न्यूक्लियर वॉरहेड, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ आता है सवाल, क्या वो U-238 को U-235 जो परसेंटेज ऑफ एनरिचमेंट है 60% से ऊपर हम कह रहे थे, मेरे रिसर्च के मुताबिक इनके पास 87.7% एनरिच ऑलरेडी है। तो 87.7, लिटिल बॉय जो ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा में 1945 को, इसका एनरिचमेंट 86.6% था। तो उससे 1% ज़्यादा है ईरान के पास। अगर आप देखेंगे, मेरे अंदाज के मुताबिक ये काबिलियत इनके पास ज़रूर है, लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये पूरा विश्व के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है। अगर सुधाकर सर, आपने जो फैक्ट्स बताए, उसी आधार पर अगला सवाल जीजे सिंह सर आपसे कर रही हूँ। सिंह सर, तो ये बात तो साफ है, यानी अमेरिका जो कहता आया है वो सही, इजराइल का जो डर है वो सही, कि ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। दूसरा मेरा सवाल ये है, अगर इसी टाइम को बाय करते हुए ईरान इस लेवल तक पहुंच चुका है
कि वो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर क्षमता के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है, तो फिर किस आधार पर अमेरिका ये दावा करता है कि हमने उसकी क्षमता को खत्म कर दिया है, हमने उसके प्लान्स को नुकसान पहुंचाकर उसे 10 साल पीछे कर दिया है? देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट, सुरभि जी। मैं ये कहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट आई है उनके सिक्योरिटी काउंसिल चीफ रोजाई से, पहली बात तो यह है कि ये थोड़ी मुझे लग रही है कि इंटेलिजेंस रिलेटेड है। उनकी जो क्षमता है फायर करने की न्यूक्लियर वेपन, उसके अंदर कुछ ताकत हो सकती है कि उनके पास आई है। उनको एक बनाया जो है न्यूक्लियर वेपन मिल गया है चाइना से, जहां रशिया से, बिकॉज इनके वो सहयोगी हैं। और उसी दम के ऊपर ये जो सिक्योरिटी चीफ हैं ये बात कर रहे हैं कि वहां पे भूकंप आ जाएगा, वहां पे भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो बात वो कर रहे हैं उनके पास जरूर कोई ना कोई ऐसी वेपनरी आई है, और क्योंकि ये चीज दर्शाती है कि वो कन्वेंशनल जो एमुनेशन होता है उससे हटकर, उससे डिपार्चर करके वो अभी ये न्यूक्लियर वेपन के ऊपर आ चुके हैं। उनका ये डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो ये कह रहा है कि अब अगर हमने अमेरिका को हिलाना है और ये दर्शाना है कि हम भी ताकतवर हैं, तो उनके पास ये न्यूक्लियर वेपन की ही ऑप्शन ऑन द टेबल बची है। बड़ी खबर है, अमेरिका की ऑयल कंपनी पर हमले की चेतावनी। बड़ी खबर है, अमेरिका के इकोनॉमिक वॉर का जवाब ईरान देगा। और ईरानी सुप्रीम लीडर के करीबी रेजाई की यह चेतावनी है कि खाड़ी में अमेरिकी कंपनी और ऑयल फैसिलिटी टारगेट पर होंगे। और ब्रिटेन पर ईरान के बड़े साइबर अटैक को लेकर खबर है। ब्रिटिश पावर प्लांट पर ईरान का हाइब्रिड अटैक, और साइबर अटैक से 4 दिन तक प्लांट बंद रहा। हालांकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के हवाले से द टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है। एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ब्रिटेन तक ईरान जंग पहुंच चुकी है। बड़ी खबर यह है कि IRGC से जुड़े हैकर्स ने ब्रिटेन पर साइबर अटैक किया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन के पावर प्लांट पर साइबर अटैक किया गया है, और पहली बार ब्रिटिश फैसिलिटी पर ईरान का यह हाइब्रिड अटैक हुआ है। इसी वक्त अमेरिका के वाटर सिस्टम पर भी साइबर हमले हुए हैं, और मिनेसोटा समेत कई राज्यों में 30 से ज्यादा वाटर सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। ब्रिटिश कंपनीज को आगे भी साइबर हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। अशोक सर, अब उसी बात पर आते हैं, ईरान कैसे इतने पिन पॉइंट अटैक्स करने में कामयाब रहा? जहां यूएस एसेट्स को उसने गल्फ कंट्रीज में तो हिट किया, लेकिन अब सीधे अमेरिका तक या अमेरिका की कंपनीज को टारगेट करने की चेतावनी दे रहा है। यानी उसके पास बैकहैंड एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस कितना बड़ा रोल प्ले करती है ये हम डिफेंस एक्सपर्ट्स के जरिए हमेशा समझते आए हैं, लेकिन युद्ध का विस्तार तो सर अब हो चुका है, जहां देखिए ब्रिटेन तक ईरानी जंग और साइबर अटैक को लेकर आज खबर आ चुकी है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर ये साइबर अटैक्स हो रहे हैं और अगर ईरान की तरफ से आ रहा है, क्योंकि इसका हमको कंफर्मेशन चाहिए होगा। मैं समझता हूं जो ईरान इतना ज्यादा इन्वॉल्व है गल्फ एरिया में, इन सभी अपने जो भी उसके ऊपर हमले हो रहे हैं उनसे डील करने में, शायद उसकी क्षमता वो इतना ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि नहीं तो वो पूरे विश्व को अपने विरुद्ध कर लेगा। मैं समझता हूं, देखिए, ब्रिटेन को तो रूस ने बहुत चेतावनी दी है, क्योंकि ब्रिटेन बहुत सहायता कर रहा है यूक्रेन का, और रूस ने बहुत बारी कहा है जो हम आपके पीछे आएंगे, आपके बहुत जो भी एसेट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, उनको हम अटैक करेंगे। तो जरूर वहां से हो सकता है, रूस की तरफ से हो सकता है। और जहां तक अमेरिका का आप बता रहे हैं, देखिए, अमेरिका में ईरान अकेले कुछ नहीं कर सकता है। चीन की जो भी अगर उसे टेक्नोलॉजी मिलेगी उसी से करेगा वो, और इसीलिए मैं ये समझता हूं जो अभी शायद इतनी मात्रा में पर्याप्त शक्ति नहीं होगी ईरान के पास। देखिए, धमकियां दोनों तरफ से दी जा रही हैं, ईरान से भी दी जा रही हैं, बढ़ चढ़ कर दी जा रही हैं, अमेरिका से भी दी जा रही हैं, बढ़ चढ़ कर दी जा रही हैं। परंतु अगर ईरान के पास इस रीजन के बाहर कोई काइनेटिक एक्शन करने की क्षमता होती तो वो जरूर करता। सीधा अमेरिका के ऊपर वो नहीं ये कहता जो मैं न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल, मतलब इम्प्लाइड है, उसने कहा नहीं है। परंतु अगर ऐसी बात होती जो उसके पास
न्यूक्लियर क्षमता आ गई होती सुरभि, तो ये जरूर अमेरिका की सैटेलाइट्स इधर उधर हैं, सब जगह हैं, वो जरूर पूरे विश्व को बताती। और रूस और चीन, कोई नहीं चाहता है मेरे विचार से इनमें भी जो ईरान के पास किसी प्रकार की परमाणु शक्ति हो, वेपनरी हो, तो ये पूरे विश्व को अपने साथ कर सकती थी। तो मैं समझता हूं अभी जो हमारे पास एविडेंस है अभी तक, उसके हिसाब से मैं कहूंगा बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही हैं, पर उनको आगे देखना होगा। इसको वर्ड्स ऑफ वॉर में भी लगातार मिल रही इन चेतावनियों के बीच खाड़ी देश किस तरीके से वल्नरेबल हो चुके हैं। सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी, आज एक और खबर है, खाड़ी देशों पर डायरेक्ट हमले की वार्निंग दी जा रही है और अमेरिकी इकोनॉमिक वॉर में शामिल ना हो खाड़ी देश, और ईरान के खिलाफ कार्रवाई का करारा जवाब मिलेगा। फारस की खाड़ी से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم खबर यूएई में ईरान के हमले के खौफ को लेकर भी है। फ्यूल स्टोरेज को अब मेटल फ्रेम से ढका गया है। अबू धाबी में तेल फैसिलिटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो खाड़ी देशों को ईरान के हमले का अलर्ट है। यही वजह है कि बड़ी खबर है और तस्वीर आपके सामने। यूएई में ऑयल फैसिलिटी को अतिरिक्त सुरक्षा और अबू धाबी में ऑयल स्टोरेज को मेटल फ्रेम से ढका गया है। यूएई के फुजैरा इंडस्ट्रियल जोन में ईरान के हमले की आशंका है। ईरान ने अब तक 12 बैलिस्टिक और 3 क्रूज मिसाइलें भी दागी हैं और यूएई के ऑयल पाइपलाइन पर हमले का खतरा है। यूएई ने ईरान से व्यापार पर रोक लगा दी है और ईरान से वित्तीय लेन देन पर भी रोक लगाई गई है। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद यूएई का ये एक्शन, रोक से ईरान के 30% आयात पर खतरा। हालांकि यूएई के एक्शन पर द ईरान वॉच की ये रिपोर्ट बड़े दावे कर रही है। अब ईरान जंग से खाड़ी देशों को भारी आर्थिक नुकसान। रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा है कि कतर की जीडीपी में 8.6% की गिरावट की आशंका है, जबकि कतर ने सरकारी विभागों के बजट में भी 30% की कटौती की है और नाकेबंदी से ईरान को भी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। इसी आर्थिक नुकसान को देखते हुए अशोक सर, एक बार फिर से मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आ रही हूं, क्योंकि आईएमएफ की रिपोर्ट के हवाले से हॉर्मूज लेटर की रिपोर्ट भी बड़े दावे कर रही है। ये दावे सुनिए, उसके बाद आपसे सवाल, क्योंकि ईरान जंग से खतरे में है खाड़ी देश और जंग से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका लग चुका है, क्योंकि 2026 में कतर की जीडीपी में 8.6% की गिरावट की आशंका है, जबकि कतर को सालाना $20 अरब के नुकसान का अनुमान भी है। कुवैत की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान की आशंका है और बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर अनुमानित $58 अरब तक खर्च, जबकि ईरान की जीडीपी में 5.4% की गिरावट का भी अनुमान है। लेकिन अब सवाल यही है अशोक सर, वल्नरेबल गल्फ कंट्रीज हो चुकी हैं, इसीलिए अलग अलग रूट्स को लेकर दावे किए जा रहे हैं। व्यापार को देखते हुए उनके पास ऑल्टरनेटिव्स एग्जीक्यूशन में सालों लग सकते हैं। करंट सिनेरियो में वो अमेरिका से भी इस बात को लेकर जवाब मांग रहे हैं कि आपका ईरान को लेकर प्लान ऑफ एक्शन है क्या, क्योंकि यहां पर जो सिक्योरिटी गल्फ को अमेरिका से चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुरभि, इसीलिए देखिए ये सभी लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स को, हैं इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसको हेज कर रहे हैं। ये हमने जो देखा है मक्का डिफेंस पैक्ट जो हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की का, यही है जो सभी कहते हैं ईरान भी है, इजराइल भी है इसके निशाने पर, परंतु ज्यादा ईरान पर ही है। जो ईरान के साथ, क्योंकि अभी युद्ध जो हो रहा है, अभी डायरेक्ट जो कॉन्फ्रंटेशन है वो ईरान के साथ है, तो इसीलिए ये सभी देश, चाहे वो उनका व्यापार हो, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कतर को 8.6% का, परंतु इसमें ईरान को भी अपने बहुत नुकसान हो रहा है। 5.4% अगर जीडीपी कम हो जाए तो ये कोई कम मात्रा नहीं है। तो मैं समझता हूं जो ये शायद ईरान भी बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा, जो उसने अपना जिसे कहते हैं ओवरप्ले कर दिया है, इट्स ओवरप्लेड इट्स हैंड, क्योंकि सभी कुछ था उसके पास। वो 14 पॉइंट MOU जो था उसमें उसने खुद कहा है, और मैं आपके शो पर हमेशा कहता रहा हूं, जो 13 आउट ऑफ दोस 14 पॉइंट्स वर इन फेवर ऑफ ईरान। सो जब उसके फेवर में ये सब चीज है, इट शुड ट्राई टू गेट द मैक्सिमम एडवांटेज रादर देन बीइंग सो स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट एंड कसिड, जो भाई हमने बात माननी ही नहीं है, कुछ भी बातचीत नहीं करनी है।
तो वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते। और रीजन सर कि उनके डोनाल्ड जो- ट्रंप को भी ये उम्मीद थी कि इसी तरह अपने आर्थिक नुकसान को देखते हुए ईरान शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आपने मक्का संधि की भी बात करी, तो उसको लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, जहां मक्का संधि में ईरान को शामिल करने का प्रस्ताव और सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान के रक्षा समझौते में शामिल होने का निमंत्रण। ईरानी संसदीय समाचार एजेंसी के चीफ रहीमी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान कर रहा है मक्का संधि में शामिल होने पर विचार। अल मयादीन और मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में क्या दावे किए गए, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि सवाल यही कि क्या मक्का संधि में ईरान की एंट्री होगी। अब ईरानी संसदीय समाचार एजेंसी के चीफ मेहदी रहीमी का दावा यही है कि ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। दावा यह कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की तरफ से यह न्योता है, जबकि मक्का संधि में शामिल होने पर ईरान विचार कर रहा है। मक्का संधि के मुताबिक एक देश पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सुनिए, जहां ईरान पाकिस्तान में हाई लेवल बातचीत को लेकर दावा किया जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने आसिम मुनीर से फोन पर बात की है। क्षेत्रीय हालात पर दोनों नेताओं की चर्चा और तनाव कम करने की कूटनीतिक कोशिशों पर मंथन, जबकि शांति और तनाव घटाने के प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। अब ईरान से निजी तौर पर संपर्क कर रहे खाड़ी देश, रिपोर्ट में दावा किया गया कि नई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह बातचीत हो रही है। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का यह बड़ा दावा है कि अमेरिकी सुरक्षा पर नहीं है खाड़ी देशों को भरोसा, और कालिबाफ की चेतावनी पर हॉर्मूज लेटर की रिपोर्ट दावा कर रही है। क्या दावा कर रही है, सुनिए। ईरान से समझौता चाहते हैं खाड़ी देश। सुधाकर सर, सवाल आपसे, क्योंकि ये खबर सुनिए, यूएई, सऊदी अरब, कतर लगातार ईरान के कांटेक्ट में है। कुवैत और बहरीन भी नई सुरक्षा व्यवस्था के लिए ईरान से कांटेक्ट कर रहे हैं। ईरान को लगातार संदेश खाड़ी देश भेज रहे हैं, और ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ बड़ा दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की वजह से खतरे में आ चुके हैं खाड़ी देशों का अस्तित्व, और अमेरिका ने डरा धमकाकर खाड़ी देशों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। अब इस फैक्ट को क्या रूल आउट कर सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं। अगर आपका ध्यान ले लेते हैं, 28 फरवरी को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुआ था, 2026 की बात कर रहा हूं। 14 मार्च तक जो ऑफेंसिव या कॉन्फ्लिक्ट किसकी तरफ फेवर में जा रहा था, क्योंकि तब तक हमें ये अंदाज लग गया था कि ईरान का जो रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी है, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी, ये काफ़ी बढ़ चढ़कर ये अच्छी तरह जवाब दे रहे थे अमेरिका और इजराइल को। और 14 मार्च को आप अगर देखेंगे, पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, उन्होंने ग्लोबल मीडिया को एड्रेस किए हैं कि जब ये जो मसला सामने आया है, उस मसले का हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। उन्होंने पूरा क्लैरिटी के साथ कहा था कि लोकल प्रॉब्लम लोकल सोल्यूशन, वेस्ट एशिया प्रॉब्लम वेस्ट एशिया सोल्यूशन। उन्होंने साफ साफ बता दिया था अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है। वही चीज़ उन्होंने दोहराया 23 जून 2026, जब इस्लामाबाद में टॉक चल रही थी। इन्होंने इंटरनेशनल लोगों के सामने उन्होंने ये बताया थे कि ये प्रॉब्लम तब हल होगी जब एक लोकल कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन्हीं देशों के बीच में से बनता है। इसके लिए ट्रैक टू डायलॉग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उन्होंने ये बताया था, ये आज का नहीं, काफ़ी दिनों से बहुत सारे जीसीसी कंट्रीज हैं, उनको ये एहसास होने लगा है कि अमेरिका एक क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटर नहीं है, ना हो सकता है। इसलिए उनको मिलजुल के एक आर्किटेक्चर बनाना है। तो इसी के तहत मैं आप जो बयान दिए हैं उसको मैं कोरोबोरेट करना चाहता हूं। सीरिया पर अब कब्जे के लिए इजराइल वर्सेस तुर्की, खबर सुनिए। सीरिया में तुर्की एयर डिफेंस की बड़ी तैनाती, खबर है। साइपर हिसार सिस्टम तैनात तुर्की करेगा, और इजराइल के खिलाफ तुर्की की विध्वंसक तैयारी। पर्दे के पीछे तुर्की की बड़ी सैन्य तैयारी का दावा किया जा रहा है। तुर्की की तैनाती पर खुफिया रिपोर्ट। तो सीरिया में सैन्य तैनाती तुर्की कर रहा है। अबू अल दुहूर एयरबेस पर रडार तैनाती की तैयारी है, और इजराइल ने अमेरिका को अलर्ट भी किया है। एयर डिफेंस सिस्टम और सेना की तैनाती का अलर्ट है। तो तुर्की की जंगी तैयारी क्या है? इजराइल अलर्ट है। सीरिया के साथ मिलकर विनाशक जंग की तैयारी तुर्की की। वहीं अल दुहूर
एयरबेस पर रडार तैनात तुर्की कर सकता है। सेना के साथ ऑपरेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की यह तैयारी है। खतरे को देखते हुए इजरायल ने अमेरिका को अलर्ट भी किया है। एयर डिफेंस सिस्टम और सेना की तैनाती का अलर्ट है। इजरायल ने सीरिया में एयरबेस के रनवे पर हमला किया। हमले से हवाई रास्ते से सैनिकों की तैनाती रोकने की कोशिश। वहीं खबर है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन की इजरायल को धमकी। तुर्की पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान मिलकर जवाब देंगे। इजरायल की वजह से अमेरिका ईरान में युद्ध। पश्चिम एशिया में इजरायल की वजह से अशांति। अशोक सर, क्योंकि युद्ध के विस्तार की आज बात कर रहे हैं तो पहले ब्रिटेन की बात करी, अब ये खबर, और इसी पर आपसे सवाल लूं उससे पहले बता दूं एर्दोआन की नेतन्याहू को यह सीधी चेतावनी है, जहां तुर्की पर हमला हुआ तो दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। तुर्की पर किसी भी तरह का सैन्य हमला बर्दाश्त नहीं होगा। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर जवाब देंगे और सैन्य आक्रामकता के खिलाफ मिलकर तीनों देश लड़ेंगे। मक्का समझौते का एर्दोआन ने हवाला दिया। अमेरिका ईरान युद्ध के लिए इजरायल को जिम्मेदार भी ठहराया और पश्चिम एशिया में इजरायल की वजह से अशांति की बात कही। पश्चिम एशिया में तनाव के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार। सर, वर्ड्स ऑफ वॉर के बीच में इस तरीके की स्टेटमेंट का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, ये मेरे विचार से वैसे ही धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा अगर आप देखेंगे मक्का डिफेंस पैक्ट में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इसमें तुर्की ही सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा है। जो हमारे इस जो डिफेंस पैक्ट का मकसद है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, जो भाई नेटो का जो आर्टिकल 5 है, उसमें अगर एक के ऊपर हमला होता है तो सभी उसी दुश्मन के विरुद्ध काम करेंगे। तो इसमें आप देखिए, जब हुती का इतना बड़ा यहाँ पर हमला हुआ है, सऊदी अरेबिया के उनकी शिप्स के ऊपर हुआ है, उनके अरामको के ऊपर हुआ है, परंतु किसी प्रकार का हमने नहीं देखा जो कोई वहां से पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया हो जो हम हुती के विरुद्ध काम करें, या फिर तुर्की की तरफ से लिया हो। ये वाला तो जो अग्रीमेंट है 7 अगस्त को साइन हुआ है, ये हुती के जो अटैक्स हैं उसके बाद आए हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये खाली सिंबॉलिज्म है, ये खाली पेपर पर है। अभी ना तो इनका कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर है। हमारे साथ जनरल सुधाकर जी हैं, वो बड़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। देखिए, इसमें बड़ा काम करना पड़ता है। सिंबॉलिज्म के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो आप बड़ी अच्छी तरीके से ये बात कर सकते हैं, परंतु एक, अगर आप मुझे इजाजत दे सुरभि, एक शब्द मैं कहूं, अगर वो, मैं समझता हूं ये जो रिपोर्ट है जो ईरान को भी इनवाइट किया गया है, ये बिल्कुल ही फेक रिपोर्ट है, ये फ्रॉड रिपोर्ट है। क्योंकि अगर आप ईरान को इनवाइट करते हैं तो मतलब देयर इज नो रेज़ों दे आत्र, कोई कारण ही नहीं है मक्का डिफेंस पैक्ट का। क्योंकि सबसे बड़ा अगर उनके लिए एनिमी है तो वो अभी ईरान है। किसने उनके ऊपर, जो आप बता रही हैं अभी 8.4 कतार का वो नीचे होगा, जीडीपी कितने 58 बिलियन डॉलर लगेंगे कुवैत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को ठीक करने के लिए, वो कहां से अटैक्स हुए हैं? ईरान से हुए हैं और कहीं से नहीं हुए हैं। तो इसीलिए ये वाली खाली जो कुछ ऐसी खबरें उड़ा दी जाती हैं, अफवाह उड़ा दी जाती हैं, मेरे विचार से आप देखेंगे अगले 2-4 दिन में इसमें कोई तथ्य नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि ईरान आफ्टर ये कॉन्फ्लिक्ट के साथ इट कंटिन्यू द मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज as far as these Gulf states are concerned. बिल्कुल, लेकिन अभी जो खबरें और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है उसी आधार पर अगला सवाल सुधाकर सर आप ही से करूंगी, क्योंकि सवाल होगा इजरायल वर्सेस तुर्की को लेकर। हालांकि सीरिया में इजरायल की एयर स्ट्राइक की खबर सुनिए। अबू अल दुहूर एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है। एयरबेस पर सैन्य तैनाती को देखते हुए एयर स्ट्राइक, और सीरिया में तुर्की की सैन्य तैनाती से इजरायल भी अलर्ट है। एक और बड़ी खबर है, जहां इजरायल तुर्की के बीच जंग जैसे हालात, और इजरायली खुफिया अधिकारी ने तुर्की को लेकर यह बड़ी चेतावनी दी है। इजरायल ने तुर्की की सैन्य विस्तार योजना पर चिंता जताई है। गोलान हाइट्स के करीब तुर्की के टैंक पहुंचने का खतरा जताया गया है। तो इजरायल और तुर्की के बीच चरम पर पहुंचा तनाव, और सीरिया में सैन्य मौजूदगी से जंग के आसार को लेकर ही सुधाकर सर ये सवाल करूंगी। उससे पहले, सीरिया में तुर्की की सैन्य तैनाती से आईडीएफ अलर्ट है, और तनाव बढ़ा तो बीच बचाव डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं क्या? सवाल करूं उससे पहले, सीरिया में तुर्की की तैनाती की इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजरायल ने अब रेड लाइन खींच दी है। सीरिया की जमीन से तुर्की की जंगी तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। इजरायल ने तुर्की को लेकर एक्शन में आईडीएफ।
अबू अल दुहूर एयरबेस पर इजरायल की एयर स्ट्राइक और इजरायल का दावा कि सीरिया में सैन्य तैनाती तुर्की बढ़ा रहा है। सीरिया में तुर्की की सैन्य जड़ें जमने नहीं देंगे और तुर्की ने इजरायल के दावे को खारिज भी कर दिया है। ओवर टू यू सुधाकर साहब। सुरभि, शॉर्ट आंसर आपके सवाल को मैं कहूँगा कि युद्ध का जो परिस्थिति है ये इजरायल और तुर्की के बीच में ये काफ़ी गंभीर और नाजुक स्थिति में पहुंच चुका है। कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। ये बल्कि मैं कहूँगा कि 2-3 दिन पहले उनका जो सीरिया का एयरफील्ड के ऊपर इन्होंने एयर स्ट्राइक किया था और वो एक क्लियर संकेत था। ये नहीं कि तुर्की के फोर्सेस नहीं है, तुर्की के फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, वो अलग कारण, उसका अलग समय होगा, वो विस्तार में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक नया फ्रंट खुल रहा है। मेरे विचार के मुताबिक, जितना मैं गहराई में स्टडी किया हूँ, ये जानबूझ के ये किया जा रहा है क्योंकि इसको कॉन्फ्लिक्ट का जो बाउंड्री चल रहा है आज के दिन में, इसको वाइडन किया जा रहा है। अभी एम्बेसडर साहब, बड़े डिस्ट्रिक्ट साहब हैं, वो एक चीज़ व्याख्या कर रहे थे। ये जो 3 का मेका पैक्ट बना है, ये एक चीज हम शायद इसको ओवरलुक कर रहे हैं। ये तीनों को डर है कहीं इजराइल का अगला टारगेट तुर्की और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान तो ना हो जाए। क्योंकि उसका कारण 2019 करीब मार्च के महीने में हुतीज अटैक किए थे आरामको का 500,000 बैरल्स पर डे जो ऑयल प्रोड्यूस होता था वो बंद हो गया था। उस समय ऑयल का बैरल का कॉस्ट 62 से लेके बढ़ के 87 तक पहुंच गया था डॉलर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जब पैलेस्टाइन डेलीगेशन कतार इज यूएस एलाई, कतार यूएस एलाई होने के बावजूद पिछले साल की बात है, मेरे ख्याल से 14 सितंबर को बिना किसी को बताए इजराइल ने हमला किया है। इसी तरह इसी साल अगस्त में 4 बार या 5 बार, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त हुतीज ने अटैक कर चुके हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो इससे क्या है, उनको डेंजर ये लग रहा है कि कहीं अगला टारगेट ये इजराइल के तो नहीं बन जाएंगे। ये एक सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा था। दूसरी, ईरान तो है ही है थ्रेट, लेकिन एक चीज है, ये जानबूझ के इसमें यूएस का हाथ काफी हद तक है। मेरा रिसर्च कहता है यूएस के बिना इजाजत, बिना कोई अप्रूवल, टैसिट अप्रूवल हो, यह इजराइल जिस तरफ लड़ाई का जो स्पीयर ऑफ डोमिनेशन जो बढ़ाते जा रहा है वो अकेला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक नाटो देश है। अगर टर्की के ऊपर हमला होता है, इसका मतलब द नाटो का आर्टिकल 5 विल बी एक्टिवेटेड। अंडरस्टूड सर। अमेरिकी सेना को ईरान की सीधी चेतावनी है, ईरान में कदम रखने की भूल अमेरिका ना करे। अमेरिकी फोर्स को कदम नहीं रखने देगी ईरानी सेना। ईरानी सुरक्षा काउंसिल के चीफ की बड़ी वार्निंग। हालांकि अमेरिका के साथ नहीं होगा कोई समझौता। अब फिर से शुरू होने वाली कूटनीति एक धोखा। और ईरानी बासिज फोर्स के चीफ हुसैन ताइब की ये चेतावनी है, ईरान के लोग बातचीत के धोखे से गुमराह ना। और बहुत बड़ी जंग की ईरान की तैयारी, जहां मिसाइल फैसिलिटी पहुंचे ईरानी सेना प्रमुख, अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का जायजा भी लिया। लगातार मिसाइल प्रोडक्शन ईरान कर रहा है। ईरान की इसी बड़ी तैयारी को लेकर एक और खबर है। ईरान तेजी से अपनी मिसाइल पावर को बढ़ा रहा है। मिसाइल उत्पादन दुगनी की गई है और ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने चेतावनी भी दी है कि पहले से ज्यादा तैयार है ईरानी सेना। सैयद मजीद इब्न अल रेजा की ये चेतावनी है क्या, जहां विध्वंसक जंग की तैयारी में ईरान है और ईरान ने विध्वंसक हथियारों के प्रोडक्शन बढ़ाया है, मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन तेज किया है, आधुनिक डिफेंस सिस्टम ईरान बना रहा है, अलग अलग जगहों पर हथियार बन रहे हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिस्टम इसमें शामिल, मिसाइल और हथियारों की सप्लाई नहीं रुकी है, ईरान ने कमांड सिस्टम में भी बदलाव किए हैं और दावा तो ईरान का यह भी कि दुश्मन को रणनीतिक मात दी है। वहीं अमेरिका का इकोनॉमिक वॉर पर ईरान की चेतावनी, जहां अमेरिका के ही खिलाफ ट्रंप ने खोला इकोनॉमिक वॉर और ईरान जंग से अमेरिका पर कर्ज का बोझ भी बढ़ा है। अमेरिका पर फिलहाल $40 ट्रिलियन का कर्ज। वहीं ईरान की हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह बंद करने की धमकी, जहां अमेरिका के पीछे हटने तक नहीं खोलेगा हॉर्मूज और ईरान की मांग पूरी होने तक बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ की ये वार्निंग। सिंह सर, इसी वार्निंग के बीच चोक पॉइंट बने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ये चेतावनी और दावा तो ये कि ईरान खुद
अमेरिका खुद बहुत बड़े आर्थिक संकट के बीच है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से आर्थिक स्ट्राइक को लेकर किए जा रहे दावे के बीच ईरान ये चेतावनी भी दे रहा है। जी बिल्कुल। मगर यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी ईरान अपनी तैयारियां कर रहा है, मिसाइल प्रोडक्शन हो या दूसरे वेपन्स जितने भी है वो बना रहा है, कर रहा है, वो अमेरिका के लिए नहीं थे पहले, वो तो सिर्फ इजराइल के लिए थे, जिसकी बात आप कर रही थी। क्योंकि इजराइल जो देश बना है ये सिर्फ 1948 में बना है, और ये लोग जितने ये खाड़ी देश हैं उनका ये मानना था कि ये ऑक्यूपाई किया है इन्होंने, ऑक्यूपायर्स हैं, ये बाहर वाले हैं जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। ये वेस्ट एशिया वाले नहीं हैं, वो हिस्ट्री 1948 से लेते हैं। मगर अगर हम 2000-3000 साल पीछे चले जाएं तो ये जो यहूदी लोग थे ये यहीं के थे, यहीं से इनको डायस्पोरा मिला था 47 AD के अंदर। तो ये दुनिया में फैल गए। फिर ये जब वॉर हुई 2000 साल के बाद ये लोग वहां पे दोबारा अपनी जमीन के ऊपर आ गए, तो ये लोग उनको समझते हैं कि ये बाहर वाले हैं, क्योंकि जो इस्लाम आया है वो 2000 ईयर्स के बाद में आया है। वो तो एडवेंट ऑफ जो इस्लाम हुआ है वो सिर्फ 607वीं सदी में हुआ है। तो ये जो तैयारियां हो रही हैं ये सिर्फ इजराइल को हटाने के लिए हो रही है, मगर उसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। चाहे उसकी आर्थिक व्यवस्था जैसी भी हो हम कहें, मगर वो इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग रहते हैं, रहे हैं, और उनकी कोशिश अभी भी जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहने की है, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि आप नहीं कह सकते कि जो अमेरिका है वो कमजोर इकोनॉमिकली है और उसके ऊपर 2-3 ट्रिलियन का डेट है। मैं मानता हूं, मगर वो भी इकोनॉमी को समझते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अभी वॉर की बात हो रही थी, सीरिया और एक साइड पे टर्की, दोनों इजराइल के अगेंस्ट, ये बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि इजराइल दोबारा यहां से जाने वाला नहीं है टिल इटर्निटी। वो तो यहीं रहेंगे। वो कहते हैं कि हम दोबारा अपने देश के अंदर आ चुके हैं। उनकी किताबों के अंदर ये भविष्यवाणी भी है कि अभी उनको कोई दुनिया से दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गैंग का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पार्सल में छिपाकर अफीम भेजी जा रही थी। गैंग के तार विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अरश दल्ला के नेटवर्क से जुड़े हैं। जांच में ड्रग के बदले हथियार और नशीले पदार्थों की कमाई से आतंकी गतिविधियों को फंड करने की बात भी सामने आई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगी भीषण आग, जहां शिरोली के एक प्लास्टिक स्क्रैप यार्ड में आग लगी है। आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। 10 किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार दिख रहा है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, कैदी दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हाई रिस्क कैदियों पर शिकंजा कसा जाएगा और दूसरे राज्यों में शिफ्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर एक्ट लागू।